यह कहानी है सीतापुर नामक एक छोटे गांव की, जहां मनोहर अपनी पत्नी शालू और बेटी मीनू के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वह अपने परिवार के साथ एक कठिनाई भरा जीवन व्यतीत करता था। उसकी पत्नी एक व्यापारी के यहाँ सफाई का काम करती थी और मनोहर जमींदार के यहाँ काम करता था। मनोहर जितना पैसा कमाता उसे वो जमींदार के कर्ज को चुकाने में दे देता था। यूं तो सर्दियों के समय -2 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता था, लेकिन इस वर्ष सर्दी के साथ साथ बारिश का कहर अपनी चरम सीमा पर था, जिसके कारण इस वर्ष ठंड अपना कहर ढा रही थी। इस वजह से सीतापुर गांव के लोग बहुत ही दुखी थे। दिन हो या रात, लोग ठंड की वजह से बहुत परेशान थे और इन तेज ठंडी ठंडी हवाओं के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा था। देख रही हो शालू, इस वर्ष कितनी बारिश और ठंड पड़ रही है। इस ठंड की वजह से तो काम पर भी जाने का मन नहीं करता। घर से निकलते ही इन तेज ठंडी ठंडी हवाओं के कारण शरीर में जकड़न होने लगते हैं। न जाने इस वर्ष की सर्दी कैसे कटेगी। हाँ मनोहर जी, इस वर्ष तो ठंड के साथ साथ बारिश भी अपना कहर मचा रही है। न जाने इस ठंड में गरीबों का क्या होगा। तभी उनकी बेटी अपनी माँ से बोली, माँ, मैं भी आज आपके साथ काम पर जाना चाहती हूँ। मुझे भी देखना है कि आप व्यापारी के यहाँ कैसा काम करती हो। नहीं बेटी, बाहर बहुत ठंड पड़ रही है। इतनी ठंड में तुम्हारा बाहर जाना ठीक नहीं होगा। बेटी, तुम यहीं पर रहो और आग पर तापते रहना, जिससे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। नहीं माँ, मैं तुम्हारे साथ काम पर जाऊंगी। मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर आप इतनी ठंड में काम कैसे करते हो। मैं भी आपके काम में कुछ मदद कर दूंगी। अरे मीनू बेटी, तुम जिद क्यों कर रही हो? तुम्हें पता बाहर कितनी ठंड पड़ रही है। अगर तुम बाहर जाओगी तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी और हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं जो कि तुम्हें दवा भी दिलवा सके। हाँ बेटी, तुम्हारे बाबा सही कह रहे हैं। एक तो वैसे भी हरिराम व्यापारी ने इस हफ्ते के पैसे नहीं दिए हैं और ऊपर से घर का राशन भी बीत चुका है। न जाने इस हफ्ते का राशन पानी कहाँ से आएगा। इसलिए तुम मेरी बात मानो और घर के अंदर ही रहो। शालू, ये तुम क्या कह रही हो? घर का सारा राशन बीत गया है और तुम मुझे अब बता रही हो? जब घर में जरा सा भी राशन नहीं है तो हम आखिर खाएंगे क्या? और तुमने भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। जी, मैं आपको बताना तो चाहती थी, मगर आपकी समस्याओं को देखकर रुक जाती थी। आटा तो सिर्फ 1 दिन का ही रह गया है और सब्जी 2 दिन पहले ही खत्म हो गई थी। मैंने सोचा था कि हरिराम व्यापारी के यहाँ से पैसे 1-2 दिन में मिल जाएंगे तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। इसी विश्वास के कारण मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। हमारे साथ अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? ऊपर से ठंड के कारण मीनू बीमार हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कल सुबह ही मैं हरिराम जी से बात करने जाऊंगा। ऐसे में मनोहर की चिंता और बढ़ गई थी। भयंकर ठंड और बारिश ने उनके जीवन को पहले ही मुश्किल बना रखा था और घर का राशन बीत जाने के कारण उसे भीतर से झंझोर दिया। बाबा, हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हम खेत से कुछ खाने के लिए ला तो सकते हैं? पिछली बार माँ खेत से बथुआ और सरसों लाई थी। हमने उसी का तो खाना बनाकर खाया था। फिर हम इस बार भी तो ऐसा कर सकते। बेटी, इतनी तेज बारिश और ठंड ने तो खेतों में सब कुछ नष्ट कर दिया है। अब खेतों में सिर्फ पानी के अलावा कुछ नहीं बचा है। मनोहर जी, क्या हम इस बार मुखिया जी से कुछ मदद मांग लें? उन्होंने पिछले हफ्ते गांव वालों को राशन बांटने का वादा किया था। अगर वो हमारी कुछ मदद कर दे तो कुछ दिनों की हमारी राशन की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है शालू, अगर तुम कह रही हो तो मैं मुखिया जी से मदद मांगने जरूर जाऊंगा। शायद वो हमारी इस ठंड में कुछ मदद कर दें। मनोहर और उसकी पत्नी शालू ने यह तय किया कि वो मुखिया से कुछ मदद मांगने जाएंगे और वे हमेशा यही सोचते थे कि इस ठंड के कहर से परिवार को कैसे बचाया जाए। सुबह होते ही मनोहर अपनी पत्नी से बोला, शालू, तुम मीनू के साथ घर पर रुको और मीनू को इस ठंड से बचने के लिए कंबल उड़ाकर रखना। मैं मुखिया जी के पास जाता हूँ। अब वो ही हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। फिर मनोहर मुखिया के घर की ओर निकल जाता है। मुखिया जी, हमारे घर के हालात बहुत ही खराब हैं और घर में ज़रा सा भी राशन नहीं बचा है। ठंड और बारिश की वजह से जमींदार जी ने भी काम पर आने को भी मना कर दिया है। अगर आप हमारी इस मुसीबत के समय
कुछ मदद कर दे तो आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मनोहर, ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है, यह तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस ठंड में अपने परिवार का ध्यान कैसे रखते हो। और वैसे भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जैसे गरीब लोगों को तुम्हें तो बस बहाना चाहिए भीख मांगने का। मुखिया जी ऐसा मत बोलिए, मेरा परिवार कल से भूखा है। मुझे इस ठंड में काम न मिलने के कारण मुझे आपके पास मदद मांगने आना पड़ा है। बस कुछ दिनों का राशन मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। चुप कर, तुम लोग गरीब हो तो गरीबी में जीना भी सीखो। मेरे पास तुम जैसे गरीब लोगों के लिए फालतू समय नहीं है। निकलो यहाँ से वरना मैं तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकालूंगा। मुखिया जी, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। आप हमारे गांव के मुखिया हो और इस मुसीबत के समय आप हमारी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा। मुखिया को मनोहर की बातों पर गुस्सा आ जाता है और वो मनोहर को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। बेचारा मनोहर दुखी होकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। जब मनोहर अपने घर की ओर जा रहा था तभी तेज तूफान के साथ वर्षा शुरू हो जाती है, जिस वजह से मनोहर पूरी तरह से भीग जाता है। सर्द हवाओं और बारिश ने उसे और भी कमजोर कर दिया। धीरे धीरे वो किसी तरह से अपने घर पहुंच गया और घर पहुंचकर उसने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप बारिश से भीजे हुए कपड़ों में ही लेट गया। थकान और निराशा के कारण मनोहर तुरंत ही सो गया, मानो उसके पास अब सोचने की ताकत ही न बची हो। अगली सुबह जब शालू मनोहर को जगाने गई तो उसने देखा कि मनोहर बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। शालू के बार बार जगाने पर भी मनोहर ने कोई जवाब नहीं दिया। मनोहर जी, सुबह हो गई है और कितनी देर तक सोते रहोगे? सूरज निकल आया है। मनोहर जी, आप सुन रहे हो ना? लेकिन मनोहर हमेशा के लिए शांत हो चुका था। इस ठंड के कहर और बारिश ने उसकी जान ले ली थी। इतने में शालू की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। शालू और उसकी बेटी गहरे शोक में डूब गए। मीनू अपने बाबा की याद में पागल सी हो गई थी। वो दिन भर रोती रहती और अपने बाबा को याद करती। अब उनको हर पल मनोहर की याद सताती रहती। इधर घर में न तो खाने के लिए राशन बचा था और न ही पैसा। भूख और ठंड ने उनका जीवन और भी कठिन बना दिया। एक दिन गांव का जमींदार अपने नौकरों के साथ शालू के घर पहुंचा। उसका चेहरा गुस्से और अभिमान से भरा हुआ था। अरे जमींदार साहब, आप हमारे घर बताइए, कैसे आना हुआ? अरे शालू बहन, मैंने तुम्हें 1 महीने का समय दिया था पैसे चुकाने को, लेकिन आज पूरे 2 महीने बीत चुके हैं। अब तुम्हारा कर्ज बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। जमींदार जी, हमसे जैसा बन पाता है हम वैसा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास पैसों का कोई ठिकाना नहीं है। हमें थोड़ा और वक्त दीजिए। शालू, मैं तुम्हारे बहाने सुनने के लिए नहीं आया यहाँ। मैं तुम्हें 2 दिन का समय और देता हूँ। अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। इतना कहकर जमींदार अपने नौकरों को लेकर वहां से चला जाता है। जमींदार के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शालू के तो मानो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसका पति पहले ही उसे छोड़कर जा चुका था, इसीलिए अब वो इन हालातों से लड़ने के लिए मजबूर थी। शालू घर के कोने में बैठकर मन ही मन सोचती है कि वह अब क्या करेगी। उसकी आंखें बार बार अपने उजड़ते हुए घर और अपने टूटे दिल की ओर चली जाती। तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी अपनी बचपन की सहेली पर जाती है, जो बचपन में ही गांव को छोड़कर शहर चली गई थी। अरे मनु बहन, तुम यहाँ? हाँ शालू, मुझे तुम्हारे हालातों के बारे में पता चला। मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि मनोहर जी का देहांत हो गया है और तुम इन हालातों का अकेली ही सामना कर रही हो। लेकिन अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए ही आई हूँ। मनु की यह बातें सुनकर शालू की आंखों में आंसू भर आए और वह मनु से बोली, बहन, मैं बहुत परेशान हूँ और ना ही मेरी कोई इस बुरे वक्त में मदद कर रहा है, और ऊपर से जमींदार ने मुझे 2 दिन का समय दिया है। उसके समय पर पैसे नहीं दिए तो वह मेरे घर पर कब्जा कर लेगा। तुम चिंता क्यों करती हो शालू? मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ, जिससे तुम जमींदार का कर्ज भी चुका देना और बचे हुए पैसों से अपने घर का खर्चा चला लेना। तभी मनु शालू को पैसे दे देती है। शालू, तुम ये पैसे रखो और जाकर उस जमींदार का कर्ज चुका देना। मनु बहन, तुमने मुझे ये पैसे देकर एक नई जिंदगी दी है। मैं कभी भी आपका यह एहसान नहीं भूल पाऊंगी।
अगले दिन शालू जमींदार के घर जाती है और जमींदार से कहती है, जमींदार जी, ये लो आपके पैसे, पूरे सूद सहित। अरे शालू बहन, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कल तक तो तुम्हारे खाने के भी लाले पड़ रहे थे। आपको इससे क्या, आप अपने पैसे पकड़िए और आइंदा से मेरे घर के आसपास नजर नहीं आना। आपको मुझ लाचार पर जरा सी भी दया नहीं आई। और वैसे भी कर भला तो हो भला, ये कहावत तो आपने सुनी होगी ना। जो लोग दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, भगवान उनकी किसी न किसी रूप में आकर मदद जरूर करते हैं। फिर शालू जमींदार को पैसे देकर अपने घर की ओर चली जाती है। अब वो जमींदार के कर्ज से आजाद हो चुकी थी और उसे मनु जैसी सहेली का भी साथ मिलता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, ये कमेंट में जरूर बताना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना न भूलें।